नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, 4 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय के दफ्तर से एक लिस्ट निकलती है, एक कागज जिस पर लिखे हैं 23 नाम, बरसों की जांच, हजारों घंटों की सर्विलांस और सरहद के उस पार बैठे दुश्मनों की पूरी कुंडली समेटे हुए। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, यह है भारत के खिलाफ आतंकवाद का पूरा नेटवर्क। गृह मंत्रालय ने 23 लोगों को यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। इनमें से 17 पाकिस्तानी नागरिक हैं और 6 ऐसे लोग हैं जो पैदा तो भारत में हुए हैं लेकिन आज पाकिस्तान या पीओके में बैठकर अपने ही देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, आतंकवादी साजिश रच रहे हैं। इस लिस्ट में कोई अयोध्या में राम मंदिर की रेकी करवाया था, कोई बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और आज पाकिस्तान में बैठकर आतंकी मॉड्यूल चला रहा है, और कोई तो लश्कर तोयबा के सियासी चेहरे के तौर पर पाकिस्तान की राजनीति में भी अपनी जगह बना चुका है। आज हम आपको इन 23 आतंकियों के बारे में बताएंगे जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। साथ ही इनमें से 6 सबसे खतरनाक चेहरों की कहानी बताएंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार ने अभी इसी वक्त इस लिस्ट को जारी करने का फैसला क्यों किया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अब्दुल रऊफ का। अब्दुल रऊफ कौन है, ये जानने के लिए सबसे पहले इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने आतंकी संगठन लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर ध्वस्त किया था, उसमें आतंकी मारे गए थे। तब उन आतंकियों के नमाजे जनाजा में आतंकियों के साथ पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। उसी दौरान ये शख्स और ये तस्वीर बेहद ज्यादा चर्चा में आई थी। आतंकियों के नमाजे जनाजा में सामने खड़ा है, इसका नाम है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ लश्कर तोयबा का खूंखार आतंकी है। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में डाला हुआ है, लेकिन भारत पहली बार इसे आतंकियों की सूची में डाल रहा है। तो अब्दुल रऊफ पहला नाम लश्कर तोयबा से जुड़ा है, लेकिन इस शख्स का काम बंदूक चलाना नहीं है, पैसों का खेल खेलना है। और हाफिज सईद का ये बेहद करीबी है। हाफिज सईद के इशारे पर काम करता है। लश्कर तोयबा में इसका ओहदा बहुत बड़ा है। लेकिन जो बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो उसका फंडिंग नेटवर्क है। अब्दुल रऊफ फलाए इंसानियत फाउंडेशन और अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट जैसे संगठनों की आड़ में काम करता है। ऊपर से देखने पर यह संगठन चैरिटी और वेलफेयर के काम करते नजर आते हैं, जैसे राहत सामग्री बांटना, जरूरतमंदों की मदद करना, लेकिन असल में ये लश्कर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा जुटाने के मुहरे हैं। यही वो तरीका है जिसके जरिए दुनिया भर के आतंकी संगठन अपनी फंडिंग को चैरिटी के नाम पर छुपाते हैं और फिर उसी पैसे को हथियार खरीदने, हमलों की योजना बनाने और नए लड़ाकों की भर्ती में इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने भी अब्दुल रऊफ को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी भी इस शख्स की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखे हुए हैं। वो अलग बात है, ये पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, तकरीरें करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब्दुल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक और बम से नहीं चलता, उसे जिंदा रखने के लिए पैसा चाहिए। भारत सरकार का ये कदम उसी फंडिंग की जड़ पर वार करने की कोशिश है। 23 आतंकवादियों की सूची में अब दूसरा नाम है मोहम्मद मुसद्दिक का। लिस्ट में एक और बेहद चर्चित नाम है मोहम्मद मुसद्दिक। उसके कई और नाम भी हैं, डॉक्टर, अब्दुल मनन, सज्जाद हमजा, वाजिद खान। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी असली पहचान इतनी
परतों में छुपाई है कि उसे पकड़ पाना नामुमकिन जैसा हो गया है। मुसद्दिक जैसे मोहम्मद का आतंकी है, वो लासियाकोट सेक्टर का लॉन्चिंग कमांडर है, यानी सीमा पार से आतंकियों को भारत में दाखिल कराने वाला मुख्य ऑपरेटर। उसका काम है सुरंगों के जरिए घुसपैठ करवाना, ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद भारत भेजना। लेकिन जो बात इस शख्स को बाकी आतंकियों से सबसे अलग करती है वो है इसकी आतंकवादी हमलों को लेकर की गई प्लानिंग, रेकी करवाना। गृह मंत्रालय की जांच के मुताबिक मुसद्दिक सिर्फ हथियार भेजने वाला ऑपरेटर नहीं है, वो उन जगहों की निगरानी करने में भी शामिल रहा है जो भारत के लिए सबसे संवेदनशील और प्रतीकात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय और पानीपत की IOCL रिफाइनरी, इन सभी जगहों की रेकी इसी ने करवाई है और मकसद था बड़े आतंकी हमले करना। यानी राम मंदिर जो अयोध्या में है उस पर पहले भी आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन दोबारा आतंकवादी हमला करने के लिए इस आतंकी ने पाकिस्तान में बैठकर रेकी करवाई और मकसद था राम मंदिर पर हमला करना। अब राम मंदिर पर हमला होता तो जाहिर सी बात है बेहद संवेदनशील ये मामला हो जाता, उसके बाद फिर देश में हालात खराब होते और यही इसका मकसद था। जरा सोचिए इस बात की गंभीरता, ये कोई सामान्य सैन्य ठिकाना नहीं है जिसकी रेकी की जा रही है। ये वो 3 जगह हैं जो अलग अलग तरीकों से भारत की पहचान से जुड़ी हैं। एक धार्मिक आस्था का केंद्र राम मंदिर, एक वैचारिक संगठन का मुख्यालय RSS और देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक अहम रिफाइनरी। जांच एजेंसियों का कहना है कि मुसद्दिक जैसे लॉन्चिंग कमांडर सीमा पार बैठकर स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क के जरिए ऐसी रेकी करवाते हैं। यानी असली आतंकी सरहद के इस पार कभी कदम नहीं रखता, लेकिन उसकी आंखें, उसके हाथ यहीं मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने इस नाम को लिस्ट में बेहद अहम स्थान दिया है, क्योंकि मुसद्दिक सिर्फ एक घुसपैठिया नहीं है, वो उस साजिश की कड़ी है जो भारत के दिल पर वार करने की तैयारी में जुटी थी। अब बात करते हैं इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाले नाम की। एक ऐसी कहानी जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मोहम्मद शाहिद फैजल, इसे उस्ताद, मुहंदिस और जाकिर जैसे नामों से भी जाना जाता है। लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि ये शख्स मूल रूप से पाकिस्तानी नहीं बल्कि ये भारतीय है, कर्नाटक का रहने वाला है। शाहिद फैजल ने बेंगलुरु के एक नामी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एक आम छात्र की तरह भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद इसने जो रास्ता चुना वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। और यहीं से इस कहानी में मोड़ आता है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। शाहिद फैजल का रिश्ता सीधे तौर पर 2002 के गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमलों से जुड़ता है, क्योंकि जिस शख्स की मदद से वो 2013 में पाकिस्तान भागा वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ससुर फरहतुल्ला गौरी है। और फरहतुल्ला गौरी को 2002 के अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। यानी ये सिर्फ एक हैंडलर और उसके शागिर्द की कहानी नहीं है, ये ससुर और दामाद की वो आतंकी जोड़ी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के खिलाफ साजिश को आगे बढ़ा रही है। फरहतुल्ला गौरी भी मूल रूप से भारत का रहने वाला है और आज अपने दामाद के साथ मिलकर पाकिस्तान में बैठकर दोनों सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटे हैं। शाहिद फैजल फिलहाल पाकिस्तान के रावलपिंडी में अपने ससुर के साथ ही रहता है और वहीं से ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनलों के जरिए भारत के नौजवानों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद शाहिद फैजल कई आतंकी मॉड्यूल का हैंडलर बन गया, यानी वो दूर बैठकर स्क्रीन के पीछे से भारत में मौजूद युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने और आतंकी नेटवर्क में भर्ती करने का काम करने लगा। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद फैजल का नाम कई बड़े और सनसनीखेज मामलों से जुड़ा हुआ
पाया गया। पहला 2024 का रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पड़ताल में शाहिद फैजल का नाम इस धमाके में ऑनलाइन हैंडलर के तौर पर सामने आया। दूसरा मंगलूर कुकर ब्लास्ट का मामला, जिसमें भी उसकी भूमिका की जांच हुई। हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए समेत देश की तमाम एजेंसियों ने शाहिद फैजल के आतंकी मॉड्यूल को ट्रैक करके कई गिरफ्तारियां की हैं। दरअसल आज तक और इंडिया टुडे ने इस पूरे मॉड्यूल के सोशल मीडिया विंग का खुलासा किया था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं और इसकी गहराई से जांच शुरू हुई थी। शाहिद फैजल के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि शाहिद फैजल दरअसल पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इंटरनेट को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। उन लड़कों की तलाश करता है जो भड़काऊ पोस्ट और सरकार के खिलाफ पोस्ट करते हैं, उनसे वो बातचीत करता है। उसके बाद उनको वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर लाता है और फिर उनका ब्रेन वॉश करता है और अलग अलग आतंकी संगठनों के नाम से तंजीमें बनवाता है। भले वो पाकिस्तान में है, पीछे से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, लेकिन कभी वो आईएसआईएस का मॉड्यूल बना देता है, कभी वो लश्कर-ए-तोयबा का मॉड्यूल बना देता है, कभी वो जैश-ए-मोहम्मद का मॉड्यूल बनाता है और लड़कों का ब्रेन वॉश करके, यहीं भारत के लड़कों का ब्रेन वॉश करके भारत में ही आतंकवादी हमले करवाता है। सोचिए, एक शख्स जो भारत में पढ़ा लिखा, एक अच्छी डिग्री हासिल की, वो आज सोशल मीडिया, इंक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और डिजिटल चैनलों के जरिए भारत के नौजवानों को कट्टरपंथ की तरफ खींच रहा है। उसका सवात अल हक जैसे सोशल मीडिया और यूट्यूब, टेलीग्राम चैनलों के जरिए राष्ट्र विरोधी कंटेंट फैलाने का पैटर्न भी सामने आया है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां शाहिद फैजल को इस पूरी लिस्ट का सबसे खतरनाक नए जमाने का आतंकी मानती हैं, क्योंकि वो हजारों किलोमीटर दूर से भारत के अंदर नफरत का बीज बो रहा है। अब बारी है एक ऐसे नाम की जो सीधे भारत के सबसे कुख्यात आतंकी हाफिज सईद से जुड़ा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम हमले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। उसमें हाफिज सईद को मास्टरमाइंड बताया है और ये जो नाम है, ये हाफिज खालिद वालिद, लश्कर-ए-तोयबा और जमात-उद-दावा से जुड़ा ये आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद का दामाद है, यानी ससुर लश्कर-ए-तोयबा का चीफ और दामाद वो लश्कर का आतंकी, यानी वो हाफिज मोहम्मद सईद जो 26/11 मुंबई हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसका अपना घर परिवार भी इसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है। खालिद वालिद 2003 से लश्कर के सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ फैसले लेने वालों में से एक है, लेकिन उसे जिस एक हमले के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है जून 2016 का पंपोर हमला। इस हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक खालिद वालिद इस पूरे हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और जिसके पीछे की साजिश सीधे हाफिज सईद के परिवार तक जाती है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने अगस्त 2012 में ही खालिद वालिद को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में नामित कर दिया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी पहचान बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन अब भारत ने भी उसे औपचारिक रूप से यूएपीए के तहत घोषित आतंकवादी बना दिया है, जिससे उसकी संपत्तियों और नेटवर्क पर सीधा कानूनी शिकंजा कसा जा सके। लिस्ट में 5वां और सबसे अलग नाम सैफुल्लाह खालिद का है। ये सैफुल्लाह खालिद की तस्वीरें और वीडियो और इसकी जहरीली तकरीरें हाल फिलहाल में आपने टीवी स्क्रीन पर देखी होंगे और ख़ास तौर से पहलगाम हमले के बाद से सैफुल्लाह खालिद सुर्खियों में। पहले मीडिया चैनलों ने इसे मास्टरमाइंड बताया, लेकिन सैफुल्लाह खालिद खुद ही टीवी मीडिया के सामने आकर बोला कि ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड नहीं है। बहरहाल ये सैफुल्लाह खालिद लश्कर-ए-तोयबा के जो सीनियर आतंकी हैं उनमें शुमार है। अलग इसलिए है क्योंकि ये कोई छुप कर सरहद के पार बैठा हैंडलर या लॉन्चिंग कमांडर नहीं है। ये वो शख्स है जिसने आतंकवाद को खुलेआम एक सियासी चेहरा दे दिया है। सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तानी नागरिक है
और लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी असली पहचान है लश्कर-ए-तोयबा के सियासी विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMM का महासचिव। जी हाँ, वही लश्कर जिसका नाम सुनते ही 26/11 मुंबई हमले की यादें ताज़ा हो जाती हैं, उसी संगठन का एक बाकायदा राजनीतिक दल भी है और सैफुल्लाह खालिद उस दल का दूसरा सबसे बड़ा पद संभालता है। इससे पहले वो मिल्ली मुस्लिम लीग यानी MLL का अध्यक्ष रह चुका है, वही संगठन जिसे लश्कर और जमात-उद-दावा ने बैन लगने के बाद अपने राजनीतिक विस्तार के लिए खड़ा किया था। यानी जब जब पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय दबाव लश्कर के किसी मोर्चे पर पाबंदी लगाता है, सैफुल्लाह खालिद जैसे लोगों ने उसका नाम बदलकर नया चोला पहनकर फिर से उसे खड़ा कर दिया। लेकिन सिर्फ सियासत तक बात सीमित नहीं है। सैफुल्लाह खालिद ने लश्कर और जमात-उद-दावा के अंदर कई अहम विंग की कमान संभाली, जिसमें प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट यानी संगठन की विचारधारा को फैलाने वाली मशीनरी। अमेरिका ने अप्रैल 2018 में ही सैफुल्लाह खालिद को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, यानी दुनिया की नज़रों में वो कब से एक खतरनाक शख्स के तौर पर दर्ज है। लेकिन पाकिस्तान में वो खुलेआम एक राजनीतिक पद संभालता रहा, चुनावी सभाओं में दिखता रहा और अपने संगठन के लिए लोगों का सपोर्ट जुटाता रहा। यही वो बात है जो सैफुल्लाह खालिद को इस पूरी लिस्ट में सबसे अलग बनाती है। सोशल मीडिया पर इसके तमाम वीडियो आपको दिख जाएंगे। पाकिस्तान में ये जलसे करता है, पॉलिटिकल रैलियां करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करता है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके बारे में बात करता है। वो आतंकवादी जो खून बहाता है, वो आतंकवादी जिसने अमेरिका को प्रतिबंधित किया हुआ है, वो पाकिस्तान में नेतागिरी कर रहा है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। ये पाकिस्तान की हकीकत है। लिस्ट का एक और अहम नाम है मसूद इलियास कश्मीरी। उसके भी कई और नाम हैं। मुफ्ती मसूद इलियास, अबू मोहम्मद M मसूद इलियास। ये शख्स जैसे मोहम्मद से जुड़ा है और सबसे अहम बात, ये मौलाना मसूद अजहर का करीबी भरोसेमंद माना जाता है, यानी जैश के सुप्रीम कमांडर से सीधा जुड़ा। मसूद इलियास का काम सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को आतंकी गुटों में भर्ती करना और आतंकी फंडिंग जुटाना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक उसने अप्रैल 2022 में जम्मू के सुजवा इलाके में PDP दफ्तर के पास नाका पार्टी पर हुए हमले को अंजाम दिया था। इन 6 के अलावा बाकी 17 नाम भी कम खतरनाक नहीं है। इस लिस्ट में शामिल हैं मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, जो नगरोटा सेना कैंप हमले का साजिश करता है, हाफिज अब्दुल शकूर, जो जैश की शूरा यानी शासी परिषद का मेंबर है, और 6 भारतीय नागरिक फिरदौस अहमद भट्ट, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद पीर, आबिद कयूम लोन, नजीर अहमद गुज्जर और ओवैस फारूक, जो वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान गए लेकिन वापस नहीं लौटे और आज वहीं बैठकर कश्मीर में हथियार, नशीले पदार्थ और आतंकी भर्ती का नेटवर्क चला रहे हैं। खास तौर पर आबिद कयूम लोन का मामला चौंकाने वाला है। जांच के मुताबिक वो LOC पर एक संगठित सिंडिकेट के जरिए भारी मात्रा में नारकोटिक्स की तस्करी करता है और उसकी काली कमाई से आतंकी गतिविधियों को फंड करता है। यानी ड्रग्स और आतंकवाद का ये गठजोड़ आज भी उतना ही जिंदा है जितना बरसों पहले था। 2019 से अब तक केंद्र सरकार ने कुल 57 आतंकियों को UAPA के तहत घोषित किया था। इन 23 नामों के साथ कुल संख्या 80 हो गई है। तो ये थी 23 आतंकियों की उस लिस्ट की कहानी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। गृह मंत्रालय का साफ संदेश है, चाहे आतंक का चेहरा सरहद के उस पार बैठा हो, चाहे डिजिटल दुनिया में सक्रिय हो, भारत उसकी पहचान करके कानून के दायरे में लाने की कार्रवाई लगातार जारी रखेगा। उसके अलावा अज्ञात हमलावर तो पाकिस्तान में घूम ही रहा है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।